हाँ दोस्तों, मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और आप अपने टैक्स की प्लानिंग भी करना चाहते हैं जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सके। तो आज हम पूरा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल करेंगे जहां पर आप 15 लाख तक की इनकम पर वर्चुअली जीरो टैक्स पे कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे सेव कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम पूरा समझाएंगे। आपको इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सको। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो टैक्स लगता है वो कौन सी इनकम पर लगता है। बहुतों को ये लगता है कि उनकी टोटल जो इनकम हुई उसी पर उनका टैक्स लगेगा। नहीं, टोटल इनकम माइनस जो आपकी जो एग्जेम्पशंस होते हैं, एचआरए हो गए, जो एग्जेम्पशंस होते हैं बढ़ती है यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में से माइनस होता है डिडक्शन। डिडक्शन लेस होने के बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम निकलती है जिसके ऊपर आपका टोटल टैक्स लगेगा। तो हम एक एक्सेल शीट के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी का अमाउंट डाल करके कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स की सेविंग कर सकते हो। तो ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे एक एक्सेल शीट के द्वारा। जो आगे की स्क्रीन होगी वो हम स्क्रीन शेयर करेंगे ताकि आपको आसानी से और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा सके। तो दोस्तों, जो आपको कैलकुलेशन करनी है उसके लिए आपको एक्सेल शीट का यूज़ करना होगा। ये एक्सेल शीट आपको मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन को समझ लेते हैं ताकि आप अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर कि मेरी जो भी इनकम है, मतलब एनुअल इनकम मेरी यहाँ पर है 15 लाख की। ठीक है, 15 लाख की मेरी इनकम है और 50% बेसिक होगी। ये यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल है कि आपकी जो भी CTC होगी ना उसका बेसिक का 50% तो होना है, मतलब एनुअल CTC का 50% तो होना ही चाहिए बेसिक सैलरी में। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि कितना होगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा हुआ है, जिस सेल में फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला है। डबल टैप करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद माइनस यहाँ पर होगा एग्जेम्पशन। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 12% ऑफ बेसिक। जो बेसिक है 7.5 लाख उसका 12% होगा, जो हुआ यहाँ पर 90,000 रुपये। उसके बाद आपकी ग्रोस सैलरी बनी कितनी? 14,10,000 रुपये की। 14,10,000 रुपये आपकी ग्रोस भरी। उसके बाद आपका एग्जेम्पशंस लेस होंगे। उसमें से पहला है यहाँ पर एचआरए। एचआरए जो भी होगा 25% ऑफ CTC मैंने मैक्सिमम काउंट कर लिया है, क्योंकि जो भी एचआरए होता है ना वो आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन होता है कि कितना आपको एचआरए एक्चुअल रिसीव हुआ। एचआरए को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है, जो एचआरए कैलकुलेट होता है वो होता है 3 रूल के माध्यम से। पहला तो है जो एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ। सेकंड है जो आपकी बेसिक है उसका 50% मेट्रो सिटीज़ के लिए और 40% नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए। थर्ड है यहाँ पर जो रेंट आपने दिया माइनस 10% ऑफ बेसिक। जो भी इन तीनों में से मिनिमम होगा वो यहाँ पर एचआरए में काउंट होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ज़रूर क्लेम कीजिए। मैक्सिमम 2 बच्चों तक है और 2400 की लिमिट है मैक्सिमम की। अगर आपके बच्चे स्कूल के साथ साथ हॉस्टल में भी रहते हैं तो ये भी ज़रूर लीजिए हॉस्टल अलाउंस। मैक्सिमम यहाँ पर 7,200 रुपये तक आपको मिल सकता है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो ये दोनों का फायदा ज़रूर उठाइए। और उसके बाद आता है LTA, जिसे LTC भी बोलती है, लीव ट्रेवल कंसेशन या फिर लीव ट्रेवल अलाउंस। बहुत सारी कंपनियां इसे देती हैं। आप LTA भी क्लेम कर सकते हो। 4 साल में 2 बार आप ये क्लेम कर सकते हो। अगर आप कहीं घूमने गए अपनी फैमिली के साथ में तो जो भी वहाँ का एक्सपेंस हुआ, जो भी हुआ ना, वो आप LTA के अंदर यहाँ पर एग्जेम्पशन पा सकते हो। बस मेन चीज़ क्या है कि आपको कंपनी की तरफ से भी सैलरी स्लिप में मेंशन होना चाहिए कि आपको कंपनी LTA दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अदर प्रिकोजिशन, जिसमें रिम्बर्समेंट आता है। अगर कोई कंपनी ऐसी होती है, जहां पर मेरी कंपनी भी थी, उसमें क्या था कि रिम्बर्समेंट होता है। अगर आपने कोई भी खर्चा किया कंपनी के बिहाफ पे तो आपको रिम्बर्स हो जाता है। जैसे वाईफाई लगवा रखा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसका खर्चा आपकी इनकम में से ही जा रहा है, तो आप मतलब बता सकते हो कि ये भी रिम्बर्समेंट है, तो वो भी लेस हो जाएगा। उसके बाद ये लेस करने के बाद आपकी सैलरी बनेगी, वो है नेट सैलरी ये। उसके बाद आपके अप्लाई होंगे डिडक्शंस। जो भी डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं, डिडक्शन कौन कौन से होते हैं वो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। हम ये सभी क्लेम नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बता रखा है यहाँ पर ताकि आपको आसानी से समझ में आए कौन कौन से मिलते हैं और कितने की लिमिट होती है। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलता है, मैंने पहले ही लेस कर दिया, ये सभी को मिलता है। कोई इसमें वो नहीं है कि इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा।
उसके बाद नेक्स्ट डिडक्शन है वो है सेक्शन 24 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि आपने कोई होम लोन का इंटरेस्ट है जो आप पे करते हो, आप ये सोचते हो कि 2 लाख तक का तो मुझे रिबेट मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, कहीं अगर आप रेंट पर रहते हो और आपका मकान कोई दूसरी सिटी में है तो आपको गवर्नमेंट ये बोलेगी कि एज अ उसे आप ये मानो कि आपने वो रेंट पर चढ़ा रखा है, चाहे वो चढ़ा रखा हो या नहीं चढ़ा रखा हो। तो ठीक है, जो भी आपकी रेंट होगी रिसीव हुआ उसमें से माइनस करना है प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आप कोई टैक्स देते हो तो ठीक है 30% ऑफ रेंट का 30% इसलिए माइनस करवा दी थी गवर्नमेंट की, उसमें मेंटेनेंस का खर्चा चला जाता है आपका, तो इसी वजह से। ठीक है, और इंटरेस्ट जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे 0 कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कोई नहीं दे रहा हूँ एक इस हिसाब से, और आप भी कुछ नहीं दे रहे होंगे, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 80C, जहां पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बढ़िया है आपके लिए। अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो तो 1.5 लाख तक का मिल जाता है, जिसमें EPF है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये एक्स्ट्रा है ऊपर के दिए हुए अलग से। ठीक है, उसके अलावा PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। होम लोन का जो प्रिंसिपल है वो भी क्लेम कर सकते हो। ELSS है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है, बस यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। उसके अलावा यूलिप है जो यहाँ पर यूनिट लिंक से इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, प्लान होता है। ठीक है, उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर आपने LIC या फिर कोई सी भी लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, उसका प्रीमियम आप जो भी पे कर रहे हो। SSY सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपकी बच्ची है तो उसके नाम से आपने करवा रखी है तो वो भी काफ़ी अच्छी है। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है। पोस्ट ऑफिस की FD है 5 ईयर्स की FD, अगर 5 ईयर्स की FD होती है तो वो भी टैक्स फ्री के अंदर है। ट्यूशन की फीस, आपके कोई बच्चे हैं तो उनकी ट्यूशन की फीस है। NPS हो गया सेक्शन 80 CCD, ठीक है, ये यहाँ पर NPS हो गया। उसके अलावा हम बात करेंगे ना, ये मैं यहाँ पर 81 ये आते हैं सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर, जो है 1.5 लाख की लिमिट। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 80 CCD 1B है एडिशनल 50,000 का, अगर आप NPS में डिपॉजिट करते हो, ये यहाँ पर ये वाला अलग है। उसके अलावा आप एडिशनल आप NPS में डिपॉजिट कर मतलब NPS में आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो 50,000 का मैक्सिमम मिल जाता है। उसके अलावा NPS का एक और है, आपने ये खुद किया 50,000 का मतलब आपने खुद ने अपनी तरफ से किया। और बहुत सी कंपनियां ये भी होती है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी 10% ऑफ सैलरी का, नेट सैलरी का। तो मैंने 10% ये यहाँ पर है तो इसका 10% ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर यहाँ अमाउंट चेंज होता है तो यहाँ भी अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला लगा हुआ है। और ये सेक्शन 80D है मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम। आपने जो कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा तो आपका फैमिली का ले रखा है, जिसमें आप और आपकी बीवी मतलब आप बीवी बच्चे और 2 बच्चों तक कवर है, तो 25,000 है। अगर सीनियर सिटीजन भी आता है तो आप यहाँ पर 50,000 तक कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर अभी 25,000 तक ही रहने देता हूँ। और सेक्शन 80E में है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसका भी आप इंटरेस्ट पे मतलब क्लेम कर सकते हो कि ये टैक्स फ्री है क्यों, और वो जो एजुकेशन लोन है वो हायर एजुकेशन का ही होता है, ज़्यादातर मिलता है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है वो है 80EE एडिशनल 50,000 इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ये केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने 2016-17 में होम लोन लिया था और उनके लिए जो इंटरेस्ट थी ना उनमें रिबेट दी गई थी 50,000 की, तो ये लाइफ टाइम चलने वाली थी। अगर आपने 2016-17 में होम लोन लिया था तब ये 50,000 की थी, अन्यथा मैं 0 कर देता हूँ। आपने नहीं ले रखा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि जो 80 TTA सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट हुआ वो 10,000 का अप टू तक है, मतलब 10,000 तक ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं मान लेता हूँ ये भी आपका 0 है। ठीक है, अब हम नीचे से चलते हैं। जो हमें हटानी है, एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि यार किसी को नहीं इन्वेस्टमेंट करना, कोई नहीं करना, फिर भी टैक्स कितना अकाउंट होगा वो सारी कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन आप मान लगते हैं कि सबसे पहले ये हटा दिया हमने कि टैक्स आपने ज़्यादा मतलब सेविंग अकाउंट में कुछ नहीं कमाया 1,000 रुपये, या तो उसको 0 ही कर देते हैं हम। और जो एडिशनल है होम लोन का वो भी नहीं ले रखा। ठीक है, आपने एजुकेशन लोन भी नहीं ले रखा मान लेते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस तो ज़रूर ले रखा हुआ, क्योंकि हेल्थ और लाइफ ये ज़रूर लेना चाहिए आपको। NPS में जो कंट्रीब्यूशन है वो मान लेते हैं कि आपका 10% का है, तो आपने 10% का कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर मैं 0 कर देता हूँ इसे, ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी मान लेता हूँ NPS में कोई आपने नहीं कर रखा, और एडिशनल NPS वो भी नहीं कर रखा सपोज के लिए हम मान लेते हैं। तो ये 80C का है, ये तो आपको ज़रूर करना चाहिए, टैक्स में काफ़ी बेनिफिट होता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलता है, इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। LTA जो यहाँ पर है वो आपने 50,000 का मान लेते हैं आपकी कंपनी की तरफ से मिला है। ये एजुकेशन और ये चिल्ड्रन वाला है, मान लेते हैं आपके बच्चे नहीं है, और ठीक है 0 कर दिया। और HRA का है वो 25% है। सारी चीज़ें एज इट इज़ है। अब हम नीचे जाएंगे तो कितना बन रहा है
7,60,000 रुपये। ठीक है, अब 7,60,000 रुपये बन रहे हैं तो मैं इसे थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर एक और शीट ऐड कर रखी है जहाँ पर आप पूरी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं इसे जूम आउट करता हूँ एंड इसको यहाँ पर लाता हूँ। ठीक है, तो ये शीट आ गई है। जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम आई 7,60,000 रुपये, तो जिस इनकम ब्रैकेट में आ रही है वहाँ पर आपको अमाउंट एंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 7 से 9 वाला भी ले लेता हूँ या 9 से 10 वाला, जो मेरी टैक्सेबल स्लैब होगा उस स्लैब में मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये सभी के लिए सेम है, और जो 50,000 रुपये का मिल रहा है, ये मतलब मैंने एडिशनल 1,75,000 का किया तो 19,500। अगर मैं सोचता हूँ कि एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन कर दिया, नहीं किया तो मैंने ही यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैंने ही 20,000 का मैंने कंट्रीब्यूशन कर दिया अलग से, और कितना हो गया 1,95,000। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1,95,095। ओके, तो कहाँ गया, ये रहा ऊपर वाला था 1,95,000। ओके, तो 15,000 कम। और आप ये चेक भी कर सकते हो, और ये कंट्रीब्यूशन बढ़ने के बाद आपकी इनकम पर बहुत जीरो टैक्स लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि एम्प्लॉयर ने भी 10% कंट्रीब्यूशन लगेगा। 10,000 का यहाँ पर आपको मिलता ही है यार, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल ही जाता है अगर इतनी इनकम होती है तो आराम से। आप ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है जहाँ पर ये टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम वाला है, इस पर जाओगे तो आपको यहाँ पर डालना है इंडिविजुअल मेल फीमेल रेजिडेंस, जो भी आपकी ग्रोस सैलरी आई। ग्रोस सैलरी आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। ग्रोस सैलरी क्या थी, 14,10,000 रुपये, तो 14,10,000 रुपये मैंने डाल दी। अमाउंट जो एग्जेम्पशन से 4,25,000 रुपये, कौन से वाला, ये वाला अमाउंट जो एग्जेम्पशंस वाले लिस्ट है। ठीक है, 4,25,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर है 11 लाख, मतलब 1,75,000, कौन सा, जो मेरा 80 वो डिडक्शन से, मतलब 80C 80D ये सारे 1,75,000 का 1,95,000 मान लेता हूँ। ठीक है, 1,95,000 में यहाँ पर कर देता हूँ 1,95,000। और ओल्ड रिजीम के हिसाब से देख सकते हो आपको कौन से में ज़्यादा बेनिफिशियल है। टैक्स सेविंग ऑन ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम में आपको टैक्स सेविंग हो रही है, और न्यू में आपको 88 का टैक्स लाइबिलिटीज़ हो रही है, टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ हो रही है। और अगर आप चाहो तो जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा पाओगे। एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशन हम एग्जांपल के लिए फटाफट से यहाँ पर समझ लेते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। 10% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो भी ये 10% ये है, इसका 10%। ओके, डन मान लेते हैं, कर दिया 95। मैं 10% भी नहीं मानता हूँ, मैं तो नेग्लिजिबल मानता हूँ कि 5% तो करेगा इसे यार एम्प्लॉयर। तो ठीक है, इतना हो गया, 6,60,000 की इनकम हो गई। तो 6,60,000 और यहाँ पर जो टैक्स आएगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप खुद अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो इस एक्सेल शीट के द्वारा, और इस वेबसाइट इनकम टैक्स की वेबसाइट के द्वारा पूरी की पूरी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। मेन चीज़ है दोस्तों, आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इनकम टैक्स कैलकुलेशन में कि मुझे परफेक्ट आता है। मैं कोई सीए नहीं हूँ। आप सीए की रिकमेंडेशन ज़रूर लीजिएगा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएगा, बैठ के आराम से समझाएगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल या सुझाव है, हम आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर बैठे हैं। मैं आपको कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगा अगर आप मुझसे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो। लेकिन आप कहोगे मैं एक्सपर्ट हूँ, नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जिस हिसाब से मेरी खुद की टैक्स की प्लानिंग करता हूँ उसी हिसाब से मैंने आपके लिए ये प्लान बनाया है। तो आप भी इसी हिसाब से अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो, और थोड़ा सा एडवांस चल सकते हो कि सीए को भी आप बता सको कि यार मैंने ये प्लान किया है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ ये सही रहेगा, वो सही रहेगा। तो आप उसके हिसाब से भी अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो। और अपने सीए से ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि 15 लाख तक की इनकम है तो आप आराम से अपने सीए से बात ज़रूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पर 10 लाख तक की भी इनकम है तो मैं उस हिसाब से बात करूँगा अपने सीए से। तो मेरा पर्टिकुलर जो भी सीए होगा उससे बात करूँगा। मैं खुद की अपनी टैक्स की प्लानिंग हाल फिलहाल तो खुद ही करता हूँ। मैं धीरे धीरे अपने सीए को भी रखने वाला हूँ कि मैं सीए मतलब सीए के साथ टैक्स चलता रहे अलग से। आप भी ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं कर सकते, आप हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। इसी वजह से मैं आपको फाइनली बोल रहा हूँ। तो आप इस तरह से अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को सेव कर सकते हो। आशा रखता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ वैल्यू मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके अपने टैक्स की प्लानिंग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।